कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार। सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दूरदर्शन परिसर में कृषि कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक। आम फसल को माहू कीट से बचाने के लिए उपयोग करें फेम नामक दवा और मूली के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद फर्स्ट रेट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम मन की बात में किसानों को संबोधित करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिए और इसलिए वो जमीन किसान से कब्जा नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों दूरदर्शन के उप महानिदेशक डॉक्टर शैलेश पंडित की अध्यक्षता में कृषि कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक हुई। केंद्र के उप निदेशक प्रमोद कुमार झा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी, प्रचार प्रसार बीएयू निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह रतन, रामकृष्ण मिशन के स्वामी भविष्यानंद, हार्प पलांडू के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एके सिंह तथा प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर रमणी सहित प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो तथा महिला किसान बसंती पन्ना ने कार्यक्रमों के निर्माण के संदर्भ में अपनी राय दी। इस अवसर पर केंद्र के उप महानिदेशक डॉक्टर शैलेश पंडित ने कहा, स्वामी जी ने ऑर्गेनिक की बात की, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं अपने घर में खुद खेती करता हूँ और ऑर्गेनिक ही करता हूँ और उसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं डालता। धीरे धीरे देश ऑर्गेनिक की ओर लौटे तो बहुत। आज मैं गुजरात में वर्षों रहा हूँ, आज 5-5 तालुका एक साथ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। राजकोट में एक दुकान है जहाँ पर एक मंडी है जहाँ पर एक तरफ ऑर्गेनिक के वो की फसलें मिलती हैं और एक तरफ वो जो केमिकल डाली हुई फसलें मिलती है। आम फसल में माहू कीट लग जाए तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इससे बचाव के लिए शुरुआती दौर में ही कीटग्रस्त हिस्से को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा सक्सेस या फेम नामक दवा 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आम एवं लीची के जो भी मंजर है उसमें फल जमाव शुरू हो गया है। फल जमाव में इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ब्लॉसम ब्लाइट की है, जो जिसका झुलसा रोग था उसकी वजह से। तो इसके बचाव के लिए अभी किसान भाई हेक्साकोनाजोल 6 ml को 15 लीटर पानी में मिला करके या मिराडोर 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके एक तुरंत छिड़काव करें। एवं इसके साथ साथ इसका जब फल छिड़काव हो जाए तो बोरेक्स पाउडर, एग्रीकल्चर बोरेक्स पाउडर 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में हल्के गुनगुने पानी में मिला करके उसका जब ठंडा हो उसके बाद में छिड़काव करें। जो किसान इस मौसम में मूली की गर्मा खेती करना चाहते हैं वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पलांडू केंद्र से विकसित उन्नत प्रभेद पूसा चित की लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कंदिया फसल मूली की खेती से राज्य के किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। झारखंड की मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम को ध्यान में रखते हुए ICAR पांडू केंद्र द्वारा विकसित किए गए मूली के उन्नत प्रभेदों में से एक है पूसा चेतकी। जो किसान भाई इस गर्मी का मौसम में मूली का खेती करना चाहते हैं उसके लिए मैं बता दूं जो अच्छी किस्म का चयन करना चाहिए। जो किस्म इस गर्मी का मौसम में जिसका अच्छा जाड़ का विकास हो सकता है, हम बाज़ार में अच्छा उत्पाद ले जा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित हुई है पूसा चेतकी, जिसका इसी मार्च महीना में हम बुआई कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किसान भाई करें, जिसका बीज भी हमारा किसान भाई को दुकान से प्राप्त हो जाएगी। तो इस किस्म का खेती करके किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। उपज क्षमता करीब 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। जो किसान अपने खेत की पहली गहरी जुताई करना चाहते हैं वो इस काम के लिए मोल्ड बोर्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है।
चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जो गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ओरमांझी प्रखंड के चुट्टू गांव के रहने वाले दीपक महतो वैसे तो सभी प्रमुख मौसमी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन अभी अपने 2 एकड़ खेत में सब्जी फसल कद्दू और खीरा लगाए हुए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। हम पहले फूल का खेती करते थे NHM के तहत। उसके ज़रिए हम राजस्थान गए ट्रेनिंग के लिए, सब्जी खेती के लिए। वहाँ जाने के बाद हमको वहीं मिले दिनेश जी, उनसे प्रेरणा मिली कि ड्रिप लगाओ, मल्चिंग करो और खेती करो। उससे हमको पहले 50,000 का मुनाफा होता था एकड़ में, अब 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का मुनाफा होता है हमको। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपए से 2,200 रुपए, चावल मध्यम 2,300 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 4,800 रुपए, गेहूं 1,650 रुपए से 1,900 रुपए, चना 3,300 रुपए से 3,600 रुपए, दाल अरहर 7,700 रुपए से 7,800 रुपए, दाल मसूर 7,100 रुपए से 7,200 रुपए, दाल चना 4,500 रुपए से 4,600 रुपए, सरसों तेल 8,800 रुपए से 1,000 रुपए, चीनी 3,200 रुपए से 3,350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1,000 रुपए और प्याज 1,600 रुपए से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप देखें मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। हम आपके लिए आज 2 विषयों पर जानकारी लेकर के आए हैं जी। ये विषय क्या है, जानकारी क्या है, ये जानने से पहले आइए लेते हैं छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी मंगरा ने बताया कि भाई 2 विषयों पर हम जानकारी लेकर आए हैं। तो मंगरा, हम बताएं किन विषयों पर आज हम जानकारी देने वाले हैं। पहली जानकारी ये कि अभी देखिए, अभी के समय में मतलब वर्तमान में फिलवक्त हमारे राज्य में और पूरे देश में एक बीमारी चली हुई है। तो जो सूकर पालक बंधु हैं, ये विशेषकर उनके लिए जानकारी है कि स्वाइन फ्लू से अपने सूकरों को बचाएं। तो बचाने के लिए ज़रूरी होगा कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम जानेंगे कि उनको इस तरह की स्वाइन फ्लू बीमारी हो रही है और उसकी रोकथाम कैसे रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो हमें लगता है कि इस पर बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगे हमारे विशेषज्ञ। जी बिल्कुल।
तो चलिए हम जानते हैं अपने विशेषज्ञ से, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धनेश उरांव। नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे इस कृषि दर्शन के इस अंग में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सुकरों के बारे में और उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो आजकल सुकरों का उत्पादन कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो लेकिन उन बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हो जा रहा है। इससे क्या क्या फर्क पड़ता है उनके व्यापार में? किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाई सुकर पालन को अपनाए हुए हैं, उनके लिए स्वाइन फीवर जो है एक बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि ये स्वाइन फीवर है बहुत ही वाह्यतात संख्या में सुकरों का मौत का कारण हो जाता है, वो भी कम समय पे। तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी क्षति हो जा रही है, आर्थिक क्षति हो जा रही है। और इनका अपना फार्म का जो बजट है वो तो गड़बड़ाता ही है, उनका ब्रीडिंग स्ट्रक्चर भी गड़बड़ा जाता है, वो उनके बच्चे गड़बड़ा जाने के कारण उनका प्रोडक्शन रुक जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि स्वाइन फीवर होता कैसे है। पूछना था मेरे को आपसे कि ये स्वाइन फीवर होता क्या है, जिससे हमारे किसान भाइयों को पता चले और इसके बारे में जान सके। स्वाइन फीवर जो है वायरस के कारण होता है, आरएनए वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस जो है तो कंटामिनेटेड चीज, फूड और वाटर जो है ना, खाद्य पदार्थ के द्वारा ही सुकर के शरीर में जाता है, सुकर में जाता है। तो ये खाद्य पदार्थ के अंदर जाता है और ये इनका जो रिजर्वायर है, आरएनए वायरस का रिजर्वायर है सुकरों में, ये है इसका जो वाइल्ड है, मतलब कि जंगली सुकर है, इनमें ये रिजर्वायर के तौर पे काम करता है। और यहाँ से ये जो पालतू सुकरों पे आता है, और ये सुकर जो होते हैं बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। तो इनको बचाव के लिए क्या करना है, हमको ये सोचना। तो डॉक्टर साहब, इसके कैसे लक्षण कैसे पता चलते हैं कि ये इसको बीमारी हो गई, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है? देखेंगे कि ये 3 स्टेज में ये बीमारियां अक्सर देखने आता है। पर एक्यूट कंडीशन है एक, दूसरा है सब एक्यूट कंडीशन और तीसरा क्रोनिक कंडीशन। पर एक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि फीवर हुआ 104 से 108 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर होता है और सुकर मरे पाए जाते हैं। तो इनसे ये तो क्योंकि तुरंत होता है तो इसमें उपाय ज़्यादा नहीं है। हम लोग बुखार की इंजेक्शन दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, इतना देते हैं। और तब होता है कि अब हम देखते हैं सब एक्यूट केस में क्या होता है। सब एक्यूट केस में जो होता है कि ये जो बीमारी है, जो बुखार है, 8वें दिन तक परसिस्ट करता है, 8वें दिन तक रहता है, और या जब तक सुकर मर ना जाए। ये इसमें होता है कि सुकर जो होंगे ना, आपको दिखेंगे कि एक कोने में चले गए, अंधेरे में चले गए और सारे के सारे एक जगह हैं। आप इस चीज़ को देख के समझिए कि एक जगह सब अंधेरे में सोए हुए हैं, है ना, और उनको प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होता है। तो अगर आप देखिएगा कि पानी पड़ा हुआ है तो पानी को पूरा पी रहे हैं, फिर देखने के लिए मिलेगा कि उनका नाकों से स्राव ज़्यादा है, नाक से स्राव ज़्यादा है, मुंह से स्राव ज़्यादा है, और इनका जो स्नाउट होता है वो लाल पर्पल का कलर का हो गया है, जो चमड़े हो गए हैं वो भी पर्पल हो गया है ना। तो चमड़ों का रंग बदली हो जाता है। जहाँ पे बाल नहीं है, देखने से पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ जैसे कि वो रगड़ खाया हुआ है, लाल लाल, उसको जख्म लगी हुई है। तो जख्म नहीं, वो बीमारी का निशान है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि वो स्वाइन फीवर है। और डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी सुकर अगर एक जगह रह रहा है और साथ में उसके परिवार अगर उसको नहीं है और वो उसको स्वाइन फ्लू से अगर वो है उसको, तो क्या उसको प्रभाव पड़ सकता है दूसरे को भी? हाँ, ये संक्रामक बीमारी है। तो अगर एक सुकर का हुआ तो बहुत ही जल्द वो पूरे ग्रुप में हो जाएगा, पूरा समूह में हो जाएगा। इसलिए हमको देखना है कि अगर पता चल गया कि ये बीमार है, स्वाइन फीवर से ग्रसित है, तो उनको अलग कर देना है। और क्या इसमें कोई टीके भी होते हैं? क्या स्वाइन फीवर में टीके होते हैं। स्वाइन फीवर का टीका मिलता है, जिसका जो रोग जो क्षमता होती है, टीके की शक्ति वृद्धि जो क्षमता होती है 1 साल के लिए होती है। इसलिए स्वाइन फीवर का टीकाकरण कर देना चाहिए। हाँ। इसका एकमात्र उपाय यही है, क्योंकि इसका वैक्सीन का जो है वो उपलब्धता हमारे बायर से हो सकता है, बायर वाले वैक्सीन बनाते हैं, प्लस नियरेस्ट आप मेडिसिन सेंटर से ले सकते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है, इसलिए इस पे कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल में ही काम करता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि बस ये जो स्वाइन फ्लू, ये सुकर जिससे परेशान हो रहे हैं ये स्वाइन फ्लू से, बस ये इससे रोका कैसे जा सकता है जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो? किसान भाई को ज़्यादा उत्पादन के लिए ये है कि टीकाकरण का जो उनका जो नियमित टीकाकरण है उसको फॉलो करें, और जो बीमार पशु हैं उनको हैंडल सबसे बाद में करें, उनका सेवा देखभाल सब बाद में करें, पहले स्वस्थ को करें। और अगर हो सके तो किसानों को यह चाहिए कि जो व्यक्ति बीमार पशुओं को देख रहा है वो स्वस्थ पशुओं को ना देखे। डॉक्टर साहब, जैसे ही आप देख रहे हैं हमारा मौसम अभी चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को क्या मतलब करना चाहिए इस मौसम के बदलने के उस पर? देखिए, ये जो स्वाइन फीवर है
ये ठंडा खत्म होगा या ठंडा खत्म होने के बाद ये ज़्यादातर होता है या गर्मी के शुरुआत से पहले होता है। तो जब भी मौसम चेंज करता है तो जानवर काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस में रहने के कारण ये जो बीमारी है तुरंत आ जाता है। तो आप इसको स्ट्रेस रिलीफ कीजिए। ये मतलब ऐसा टेम्परेचर आपको देना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, बल्ब के द्वारा कीजिए चाहे गर्म पानी दीजिए। इनके द्वारा ये होगा कि जानवर स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। उनको मिनरल मिक्सचर दीजिए और स्ट्रेस के लिए अगर कुछ दवाइयाँ हैं तो वो दे सकते हैं, लिवर टॉनिक दे सकते हैं। इससे जानवर आपके स्वस्थ रहेंगे। तो किसान भाइयों, आपने जैसे देखा डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई सुकरों के बारे में और ये भी बताया कि इस स्वाइन फ्लू से कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी, अगर हमारे किसान भाई बहन उस पर अमल करें तो निश्चित ही जो पशुपालक किसान भाई बहन है, खासकर सुकरों के जो शुकर पालक जो बंधु हैं, तो दोस्तों जो शुकर पालक बंधु हैं, आप इन जो हमारे विशेषज्ञ ने बात बताई, आप उस पर अमल करें, उसका पालन करें। हमें पूरी आशा है कि स्वाइन फ्लू हमारे राज्य में शुकरों को नहीं होगा। एक छोटा सा विराम ले लें और देखिए ये संदेश। बिल्कुल। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। कुमार जी को जोहार जोहार जोहार। किसान भाई बहन, कुमार जी जुड़ चुके हैं जी, बिल्कुल। और आपके लिए बहुत बढ़िया जानकारी लेकर के आए हैं। और हमको लगता है कि ये जानकारी कहीं फिर पिछले बार की तरह सब्जी पर तो नहीं है। जी बिल्कुल सही। देखिए किसान भाइयों, आपको भी जोहार। बिल्कुल, स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए सब्जियों की जानकारी ज्यादा लाते हैं। नहीं, देखिए केतकी भाजी, बात ऐसा है ना कि हम तो पिछला बार भी बोले थे और फिर बोलते हैं, और हमको इस बात पर गर्व है कि हम अपने किसानों के दम पे अपने राज्य को पूरे देश में सब्जी उत्पादक के अगड़े राज्यों में खड़ा किए हुए हैं। तो सब्जी फसल के बारे में हमको ज्यादा जानकारी देना है, और उसमें से आज क्या जानकारी है? अगर हमारे किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। सही बात है। वो क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK नायक। तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में सब्जियां लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी उत्पादक क्षमता जो है वो क्यों घट जाती है, क्यों आपके फसल नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक मिट्टी का भी अहम रोल होता है और इसी पर हम बात करेंगे। तो पहले हमें ये बताइए कि मिट्टी का परीक्षण फसलों के अनुसार करना चाहिए या आप यूं ही करवा सकते हैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए? हाँ, ये मिट्टी का जांच बहुत ज़रूरी होता है और फसल के लिए ही होता है, क्योंकि कौन सा मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होगा वो हमको मिट्टी जांच के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो मिट्टी जांच बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे भी कोई किसान भाई अगर मिट्टी जांच करते हैं तो हमको क्या क्या मुख्य बातें ध्यान देना चाहिए, वो हमको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो ज़मीन होगा, अगर ऊपरी वाला ज़मीन है तो उसके लिए अलग करना होगा, या नीचे वाला ज़मीन है उसके लिए अलग करना होगा। क्योंकि आपका जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व मिट्टी में होता है, तो ऊपरी ज़मीन में उसका कम होगा या ज़्यादा होगा, तो नीचे ज़मीन में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमको विभक्त करना होगा, मतलब डिवाइड करके उसको लेना होगा। ऊपरी ज़मीन के लिए हमें 4 से 5 जगह से, जैसे आपका अगर 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन अगर पूरे उबड़ खाबड़ है लेकिन आपका अपलैंड टाइप का होगा, तो उसमें आपको 10 जगह उसको चुनना होगा। मतलब उसको आप कैसे चुनेंगे कि जेड, जो इंग्लिश का जो जेड आता है, पहले उसको हम जेड हिसाब से आपका पूरे जो 1 एकड़ को उसको पकड़ लीजिए, जेड के हिसाब से उसको पकड़ लेना होगा, मार्किंग कर लेना होगा। उसके बाद
उसमें आपको 10 या 15 जगह से आपको स्पॉट उसको चिन्हित किया जाता है। जो जेड के ऊपर में उसको 10 या 15 जगह उसको चिन्हित किया जाएगा। फिर उसके ऊपर में आप उसमें भी शेप का आकार करते हैं। जैसे आपका फावड़ा होता है, फावड़ा से दोनों एक करेंगे, जैसे भी शेप उसमें बन जाए। एक एक जो स्पॉट आएगा उसमें भी शेप कर लेंगे। उसके बाद और जो भी शेप का जो गहराई होगा मतलब 6 इंच जैसा होना चाहिए, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर के हिसाब से होना चाहिए, जो भी शेप बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों तरफ से जो भी शेप बनेगा वो दोनों तरफ से मतलब 2.5 सेंटीमीटर जैसा उसमें खरोचना होगा। जो भी बनता है उसमें एक साइड से खरोचना होगा, उसके बाद एक साइड से खरोचना होगा। तो जैसे है कि एक जगह से आधा केजी जैसा जो स्पॉट होगा, आधा केजी जैसा सॉयल उसमें आ जाए। तो ऐसे 15 जगह से होगा तो 15 जगह से करीब 7.5 केजी जैसा आपका मिट्टी हो जाएगा। तो हमें तो कोई भी अगर एनालिसिस करेगा तो इतना नहीं चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि उसको हमको क्वार्टर करना पड़ता है। जैसे क्या करेंगे, 7.5 केजी आपका जो 15 जगह से जो सॉयल मिला है उसको एक बड़ा पेपर में उसको बिछा लेंगे और उसको 4 भाग कर लेंगे। जैसे उंगली से उसमें आप मार्किंग कर दीजिए, मतलब एक तो रेक्टेंगुलर जैसा उसको स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद उसमें उंगली से उसको 4 भाग कर लीजिए और जो अपोजिट भाग होता है उसको फेंक दीजिए और 2 भाग उसमें फेंक दिए, अपोजिट वाला हो गया। और जो 2 अपोजिट वाला जो भाग हुआ जो बचा है उसको फिर आप मिक्स कर लीजिए। तो इसी हिसाब से उसको हम क्वार्टर करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो फाइनल मिट्टी है आधा केजी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जब आप आधा केजी हो जाएगा तो पॉलीथीन में उसमें आप उसको डाल दीजिए और उसमें आपका नाम और जो पहले क्या फसल लिए थे उसका और क्या खाद डाले थे वो सभी उसमें एक आपका आइडेंटिफिकेशन उसमें दिया जाता है, एक नंबर उसमें दिया जाता है। उसमें और क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जैसे आप जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं तो उसके ऊपर में कोई मतलब पेड़ नहीं होना चाहिए, छायादार स्थान नहीं होना चाहिए, या कहीं आपका जो गोबर खाद या कोई भी आप रखते हैं कि उसका जब बारिश होता है उसका पानी भी उस जगह से नहीं होना चाहिए। तो वो काफ़ी आपको ध्यान देना होगा, पूरी भूमि का अंश होना हाँ पूरी उसमें ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपका जो मिट्टी परीक्षण होने के टाइम में जो भी आपका डाटा आएगा वो सही नहीं आएगा। तो ये आपको बहुत जरूरी होता है कि ध्यान देने के लिए। नायक साहब, एक चीज़ बात निकल के आती है, आपने अभी बता दी मिट्टी लेने की प्रक्रिया कि किस तरह से मिट्टी ले और कैसे उसको 1/4 से करते 7.5 केजी को आधा केजी तक लेकर पहुँचे। लेकिन हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो मिट्टी में किस तरह के लक्षण पहचाने कि हाँ इसको जाँच की ज़रूरत है। हाँ, ये जो है कि आपका जो मिट्टी लाल दिख रहा है, अगर लाल दिख रहा है तो मतलब इसमें आपका मिट्टी स्वस्थ नहीं है। अगर थोड़ा सा कालापन होगा, अगर मिट्टी में कालापन होगा तो मिट्टी अच्छा है, क्योंकि एक जैविक पदार्थ नाम के उसमें मिट्टी में पाया जाता है। अगर मिट्टी में जैविक पदार्थ नहीं होगा तो हमारा जो मिट्टी है स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, क्योंकि धीरे धीरे जो जैविक पदार्थ है वो घटते जा रहा है। पहले जो पूर्वजों लोग क्या करते, जैविक पदार्थ बहुत डालते थे, गोबर की खाद, केंचुआ की खाद वो सब डालते थे। लेकिन अभी के जो टाइम में है ये गोबर की खाद नहीं डाल पाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, हमारा जैविक मात्रा घटते जा रहा है और जो कालापन का जो मात्रा है मिट्टी में वो नहीं दिख रहा है। उसके चलते जो भी हम करते हैं, जो सब्जी लगाते हैं उतना पैदावार नहीं देता है। जो कालापन होता है वो क्या करता है, जितना भी हमारा लाभदायक जीवाणु होते हैं वो उसमें उसका भोजन होता है। और हम जो भी खाद डालते हैं, जो प्रक्रिया होता है मिट्टी में, जैविक पदार्थ होने से ही सब प्रक्रिया होता है। जो हम मिट्टी में रासायनिक खाद डालते हैं उसके बाद उसमें जो पोषक तत्व होते हैं पौधा के पास पहुंचता है, वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही हो पाता है। तो ये जब ये रासायनिक प्रक्रिया जो भी है लाभदायक जीवाणु ही कर पाते हैं, जब तक कि ये हमारा अभी का जो मिट्टी में वो बहुत कम मात्रा है। तो वही पहचान होता है कि हमारा मिट्टी में वो कालापन का मात्रा देखना होगा। तो इसमें 4-5 जो चीज़ है वो हमको एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि जैविक पदार्थ का आपका मिट्टी में कितना मात्रा है वो टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हो जाता है कि नाइट्रोजन, उसके बाद हो गया फास्फोरस हो गया, उसके बाद पोटासियम हो गया, फिर उसमें पीएच होता है। पीएच बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका अगर मिट्टी आपका अगर टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो पहचान से भी आपका पीएच आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जगह आप देखते हैं, कोई भी जगह आप देखते हैं कि जहाँ लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में ये जो उसका पीएच होगा कि उसमें अम्लीय मिट्टी होगा, और ज़रूर भी अम्लीय मिट्टी होगा। लाल मिट्टी को परीक्षण की ज़रूरत पड़ती है या हाँ, लाल मिट्टी का ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारा जो अम्लीय मिट्टी का है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
और कहीं भी अगर अम्लीय मिट्टी होगा तो उसमें दीमक लगता है। दीमक का एक बड़ी पहचान है, कहीं भी आपका दीमक लग रहा है तो अम्लीय मिट्टी होता है। अम्लीय मिट्टी में उसका अट्रैक्शन रहता है, तो दीमक उसी में रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया कि मिट्टी का परीक्षण जो है वो कैसे करें, और अगर लाल रंग की मिट्टी है किसान भाइयों तो आप जो है उस मिट्टी का परीक्षण ज़रूर कराएं, उसमें अम्लीयता हो सकती है। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो झारखंड के परिवेश में अगर बात करें तो धान पर उनकी निर्भरता ज़्यादा है, तो धान के लिए मानक मिट्टी का जो है वो स्तर क्या होना चाहिए हमारे? अम्लीय मिट्टी में जो हमारा पीएच जो बता रहा था, पीएच अगर 5.5 से अगर ऊपर है तो धान खेती के लिए बहुत अच्छा है। और नाइट्रोजन की मात्रा जो होना चाहिए 280 kg, हम जो टेस्ट करते हैं 280 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से होना चाहिए। फास्फोरस जो है 25 से 50 kg के अंदर मिलना चाहिए। और पोटासियम जो है 110 से 120 kg जैसा उसमें मिट्टी में मिलना चाहिए। तो ये जो मानक है कि अगर टेस्ट द्वारा अगर इतना मात्रा अगर मिल जाता है तो आपका मिट्टी सही है। अगर कम मात्रा में है तो जितना भी सपोज हम जो बता रहे थे, अगर नाइट्रोजन आपका 280 से कम है, सपोज आप ले लीजिए 200 kg आपको मिला है, तो उसमें 80 kg के कम मात्रा है, तो हमारा जो धान की खेती के लिए जो हम रिकमेंडेड पैदावार में असर पड़ेगा। तो जो 80 kg कम है उसको हम जब डालते हैं तो 80 kg ज़्यादा देना होगा। जो हम जितना डालते हैं नाइट्रोजन, सपोज धान खेती के लिए 80-40 का जो डालते हैं तो उसी हिसाब से 80 kg ज़्यादा डालना होगा, तो उसमें 160 kg हो जाएगा। 160-40 करके हमको डालना होगा। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वाह कुमार जी, क्या मतलब शानदार जानकारी वाकई। कि भाई आप सभी फसल की खेती कर रहे हो या दुनिया में किसी भी फसल की खेती कर रहे हो तो आप मिट्टी जांच कराइए भाई साहब, जांच कराइएगा, तब भी आपको पता चलेगा कि उसमें जो मौजूद पोषक तत्व हैं, किस पोषक तत्व में किस पोषक तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, किस फसल में किसकी आवश्यकता है। उसी हिसाब से हम खाद का प्रबंधन करते हैं। खाद का प्रबंधन करते हैं, पानी कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सा खाद चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने आपको उपलब्ध कराई। आप इसका पालन करें, इस पर अमल करें। हमें आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने में सफल होंगे। दोस्तों, हम आपसे आज्ञा लें उससे पहले आप कागज़ कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया होगा किसान भाई बहनों, लेकिन आप हमें खत अवश्य लिखिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।